Hello students. So yesterday we talked about cell, basic unit of life, है ना। उसमें हमने पढ़ा कि सेल जो है किस टाइप का होता है, उसकी डिस्कवरी कैसे होती है, और स्ट्रक्चरल और बेसिक फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं उसको, है ना। अब हम पढ़ेंगे आज कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल में ऐसा क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। कौन कौन से ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है सेल के अंदर, जो कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जो हम सिर्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। वो 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। सेल वॉल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इसको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देखा जा सकता। सो एवरी सेल इज बाउंड बाय अ थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल वॉल के बाहर की जो मेम्ब्रेन होगी उसको बोलेंगे हम सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये ट्रांसपेरेंट होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इलास्टिक होती है, ठीक है। इलास्टिक मतलब खींच सकते हैं हम उसको, या कुछ भी प्रोसेसेस या सेल इलोंगेट कर जाए तो ये वॉल जो है पूरी इलोंगेट कर जाएगी सेल के साथ, ठीक है। रीजनरेटिव होती है, मतलब ये अगर टूट भी जाए तो ये फिर से रीजनरेट हो जाएगी। अगर ये ख़त्म हो जाए, मान लो किसी रप्चरिंग की वजह से या डैमेज की वजह से, अगर ये सेल मेम्ब्रेन जो है रप्चर हो जाए तो ये रीजनरेट भी कर जाती है, ठीक है। एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है। वो सिर्फ जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही जो है एंटर करने देती है, बाकी किसी भी मॉलिक्यूल्स को एंटर नहीं करने देती या बाहर नहीं जाने देती, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स आउटसाइड द प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम तब बात करेंगे जब हम पूरे के पूरे स्ट्रक्चरल यूनिट्स के बारे में बात कर लेंगे सेल की, ठीक है। ये कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोटिक सेल्स में भी, ठीक है। तो इसकी जो डिस्कवरी हुई वो कैसे हुई? सिंगर एंड निकोलसन ने एक मॉडल सजेस्ट किया जिसको बोला फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या बोला? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो उनके अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बाइलेयर फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है। किससे? बाइलेयर फॉस्फोलिपिड से। इसको बोलेंगे बाई क्यों बोल रहे हैं? अबव साइड पे भी और बिलो साइड पे भी है, और ये क्या है? लिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड्स हैं। और बाइलेयर क्यों बोल रहे हैं? 1 लेयर, 2nd लेयर, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, 2 तरह के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, ठीक है। एक होगी इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक क्यों बोला? क्योंकि ये लेयर के बीच में प्रेजेंट है, दोनों लेयर के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। विच कम्प्लीटली स्पैन द लिपिड बाइलेयर, मतलब दोनों लेयर्स के पूरा कवर कर रही है एरिया, ठीक है। एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटोन विच अकर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द लिपिड मेम्ब्रेन, और ये हुई एक्सट्रिंसिक प्रोटोन। क्योंकि जो है ये लिपिड बाइलेयर के बाहर वाली साइड को है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कुछ ही मॉलिक्यूल्स को, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही जो है परमिएट करती है अंदर जाने के लिए या बाहर आने के लिए। विच रेगुलेट्स द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब साइटोप्लाज्म क्या हुआ? सेल के अंदर के फ्लूइड को बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोला जो सेल के बाहर वाला फ्लूइड है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स किसके थ्रू होता है? इस सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर पूछा जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आपने जो है ये स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। ये जो है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। आपने सिर्फ लिपिड बाइलेयर बनानी है, इंट्रिंसिक प्रोटीन बनानी है और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें जो ये जो मूवमेंट बोला कि जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो रहे हैं बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वो किस प्रोसेस से हो रहा है, ठीक है। उस प्रोसेस का नाम क्या है, कैसे जो फ्लूइड्स के थ्रू मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, वो उन प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं अब। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, अकर्स थ्रू अ नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स लाइक डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेसेस हैं या मैकेनिज्म जिनको हम बोलते हैं, उनके थ्रू जो है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या है, प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन क्या प्रोसेस हुई, कुछ सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन है हमारे पास, मान लो अगर एक बीकर में जो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको मैं बताऊंगी, अगर मान लो इस बीकर में ये बीच में हमने एक मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है। मान लो इस साइड जो है हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है। क्या है इधर, शुगर सॉल्यूशन, और इस साइड जो है वाटर रख लिया हमने। यहाँ पे क्या है, वाटर प्लस शुगर, कंसंट्रेटेड है, मतलब शुगर की क्वांटिटी इसमें बहुत ज़्यादा है और इसमें 0 है शुगर की क्वांटिटी। तो यहाँ से जो है शुगर की कंसंट्रेशन क्या है, हाइयर, और यहाँ पे शुगर की कंसंट्रेशन बिल्कुल ही लो है। तो यहाँ से जो है शुगर में सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल जो है वो इस तरफ जाएंगे, ठीक है, वो इस तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे इस मेम्ब्रेन के थ्रू। उस प्रोसेस को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। और वाटर की कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा है, इधर कम है ना, तो वाटर इधर से इस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्या बोला उसको, डिफ्यूजन, ठीक है, थ्रू अ मेम्ब्रेन। ओके, सो ये थी आपकी डिफ्यूजन की प्रोसेस। सो डिफ्यूजन के थ्रू क्या मूव करता है, वेस्ट मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट ऑफ द सेल थ्रू डिफ्यूजन। सिमिलरली ऑक्सीजन एंटर्स द सेल थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर जो है इकट्ठी होती रहती है। अब आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए नहीं होती सेल्स को, तो वो क्या करते हैं, इसको मूव आउट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। और ऑक्सीजन बाहर के एनवायरनमेंट में ज़्यादा होती है और सेल्स के अंदर कमी होती है ऑक्सीजन की, तो वो भी कैसे होती है, डिफ्यूजन के थ्रू। तो सिग्निफिकेंस क्या हुई डिफ्यूजन की, हेल्प्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स इन द साइटोप्लाज्म। अगर किसी भी मटेरियल की जो है कमी है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर के फ्लूइड को क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म, तो वहाँ पे जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होती है, आपको ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, वो हुई रेस्पिरेशन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किस में हेल्प करती है, डिफ्यूजन किस में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ओडोरिफेरस केमिकल्स ऑफ फ्लावर्स अट्रैक्ट द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। आपने देखा होगा फ्लावर्स के से ना सुगंध आती है थोड़ी सी, वो कैसे आती है, इस केमिकल की वजह से। कैसे, ओडोरिफेरस, ओडोरी मतलब ऑर्डर कंट्रोल करने वाले, ठीक है, ओडोरिफेरस, ऑडोरी इसीलिए बोलते हैं, ऑर्डर का मतलब होता है सुगंध, ठीक है। सो फ्लावर जो है इस केमिकल को रिलीज कर देते हैं अपने मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, और अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स को, जैसे बीज को, हनी बीज को, है ना, और बीज को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ये आपके एक्टिविटी है एक, जिसे आप पता चला सकते हो कि डिफ्यूजन कैसे होती है, ठीक है।
आपने क्या करना है, बीकर लेना है और उसमें वाटर ले लिया और उसके साथ यहाँ पे क्रिस्टल ले लिए कॉपर सल्फेट के, ठीक है। आप देखोगे जब ये क्रिस्टल्स जो है वाटर में डाले जाएंगे तो इसके नज़दीक नज़दीक ब्लू कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, पूरे के पूरे वाटर में जो है कलर फैलना स्टार्ट कर जाएगा और धीरे धीरे पूरा का पूरा वाटर कलर एक ऐसा हो जाएगा ब्लू कलर का। तो ये कौन सी प्रोसेस हुई, डिफ्यूज़न, ठीक है। कौन सी, डिफ्यूज़न की प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस है ऑस्मोसिस की। सो ऑस्मोसिस क्या हुई, ये भी सिमिलर ही है डिफ्यूज़न की तरह, बट यहाँ पे क्या लग गया बीच में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लग गई, ठीक है। वहाँ पे मेम्ब्रेन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी क्योंकि मेम्ब्रेन जो है सब कुछ अलाउ कर रही थी फ्लो करना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कौन सी मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ जो है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को ही जो है एंटर करने देती है। क्यों, क्योंकि उसकी जो मेम्ब्रेन में जो होल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, ठीक है। उन स्मॉल होल्स की वजह से जो है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पास नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का साइज जो है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ऑस्मोसिस क्या हुई, इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट। जनरली जो है हम सॉल्वेंट जो है वाटर ही यूज़ करते हैं, ठीक है। पर अगर वाटर की जगह कोई और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है तो उसकी पैसिव मूवमेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे देखो ना, लिखा है ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। तो however in case of the movement of solvent or water it act as a semi permeable membrane। बट जब वो सॉल्वेंट की बात आती है या वाटर की बात आती है तो वो कैसे एक्ट करती है मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल, बिकॉज इट अलाउज द फ्री डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो ये क्यों एक्ट करती है, क्योंकि सिर्फ जो है ये वाटर के मॉलिक्यूल्स की ही फ्री डिफ्यूजन अलाउ करती है, ठीक है। सो अब ऑस्मोसिस में जो है आपको टू टाइप्स की प्रोसेसेस पढ़नी पड़ेगी, एक्सॉस्मोसिस और एंडोस्मोसिस। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। आपने ये बीकर ले लिया, ठीक है। इस बीकर में जो है आपने ये मान लो सेल ले लिया, ठीक है। सो और वहाँ पे साइड में ले लिया, बाहर जो बीकर के बाहर, सेल के बाहर जो है एरिया, उसमें वाटर ले लिया। अब इसके अंदर के सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। मान लो यहाँ पे जो है सेल के अंदर के वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर जो है सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है। कैसा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब वाटर का मॉलिक्यूल्स कहाँ ज़्यादा है, सेल के अंदर, और बाहर जो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत कम है। तो ये क्या करेंगे, जब ऐसी कंडीशन आए कि बाहर के सराउंडिंग में जो है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम हैं और सेल के अंदर के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, तो उनको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपरटोनिक इनको बोला जिनकी कंसंट्रेशन, जो कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। ये कंसंट्रेटेड है ना, डाइल्यूट नहीं है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हुए जिनमें बाहर और सेल के अंदर दोनों के सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इक्वल है, ठीक है। बाहर भी उतने ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं और अंदर भी उतने ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें जो है जो बाहर के सेल के सराउंडिंग में जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं ज़्यादा हैं और अंदर जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कम है। या मान लो आप डाइल्यूट सॉल्यूशन है बाहर, है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, तो वो क्या होंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्यों, उनकी कंसंट्रेशन क्या है, लो। सो हाइपरटोनिक कौन से हुए, जिनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। आइसोटोनिक जिनकी कंसंट्रेशन आउटसाइड और इनसाइड द सेल इज सेम, उनको बोलेंगे आइसोटोनिक। और हाइपोटोनिक जिनकी कंसंट्रेशन लो हो, ठीक है। किनकी, मतलब वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होंगे, कंसंट्रेटेड नहीं होंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशंस होंगे,
सो उनको क्या बोलेंगे हम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बट वाटर के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है, कंसनट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स कम है, ठीक है। सो हम इन सॉल्यूशंस के बेसिस पे जो है एक्सऑस्मोसिस और एंडोस्मोसिस के बारे में बात करेंगे। एक्सऑस्मोसिस कब होगी, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, मतलब जब वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर की सराउंडिंग में कम होंगे और सेल के अंदर के सराउंडिंग में वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। तो वो क्या करेंगे, सेल के जो अंदर के वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है, थ्रू मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसको बोलेंगे एक्सऑस्मोसिस। क्यों वो आ रहे हैं बाहर, क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन वाटर की ज़्यादा है और बाहर कम है। सो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसको बोल रहे हैं एक्सऑस्मोसिस। सेल से बाहर जा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, इसलिए उसको बोल रहे हैं एग्स। एग्स का मतलब होता है बाहर, और ऑस्मोसिस जो है वो पूरी प्रोसेस, ठीक है, थ्रू टू फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट आई एंडोस्मोसिस, जब जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बाहर वाले सॉल्यूशन में ज़्यादा होगी और सेल के अंदर कम होगी, तो उसको बोलेंगे एंडोस्मोसिस। बाहर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, सेल के अंदर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो उसको बोलेंगे एंड ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस क्यों बोला, एंड का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड जाना, ठीक है। तो इसी तरह जो है दो प्रोसेसेस है, एक्सऑस्मोसिस और एंडोस्मोसिस, ठीक है। एक्सऑस्मोसिस होगी तो सेल श्रिंक कर जाएगा, क्यों, क्योंकि अंदर से जो है बाहर की तरफ चले जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। और अगर एंडोस्मोसिस होगी तो सेल क्या कर जाएगा, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। सो सिग्निफिकेंस क्या हुई ऑस्मोसिस की, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय रूट हेयर। अब जो प्लांट्स हैं वो कैसे वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, थ्रू ऑस्मोसिस। इट हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ऑन द लीव्स। लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं ये ऑस्मोसिस की तरह के थ्रू ओपन और क्लोज होते हैं। अगर जो है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस होगी तो क्या हो जाएंगे, वो क्लोज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो स्वेल कर जाएंगे। अगर वो स्वेल कर जाएंगे तो सॉरी वो क्लोज नहीं होंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो स्वेल कर जाएंगे तो इस तरह से वो थोड़े से खुल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से वो गार्ड सेल जो होते हैं साइड में वो क्या करते हैं, स्वेल कर जाते हैं। अब ठहरो मैं आपको दिखाऊं कैसे आता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा का, किडनी शेप्ड होते हैं, दो किडनी शेप गार्ड सेल्स लगे होते हैं बाहर वाली साइड, इस तरह से, ठीक है। अब जब वो जो है एंडोस्मोसिस होगी, वाटर अंदर जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, स्वेल कर जाएंगे। और जब ये स्वेल कर जाएंगे तो ये और ओपनिंग क्रिएट कर देंगे इस तरह से, है ना। ये थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा बन गया एक साइड से, बट ये दोनों बराबर होते हैं। अगर एंडोस्मोसिस होगी, वाटर बाहर को रिलीज कर गया तो क्या होगा, ये श्रिंक कर जाएंगे इस तरह से। अगर ये श्रिंक कर जाएंगे तो ये बंद नहीं हो गया, यहाँ पे खुला नहीं हो गया। तो इस तरह से जो है ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की। ये स्टोमेटा जो है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के सरफेस पे, ठीक है। इस तरह से जो है ये प्रोसेस होती है। नेक्स्ट आ गया, इट इंड्यूसेस द मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स टू ऑफ टच मी नॉट। टच मी नॉट मतलब छुई मुई। तो छुई मुई में जो मूवमेंट होती है ना, आप बोलते हो कि अगर टच करेंगे तो वो क्लोज होता है या मुरझा जाता है, तो वो किस तरह से होता है, किस प्रोसेस से होता है, ऑस्मोसिस से, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। आपने देखा होगा अगर हम पानी में कुछ बीज डाल के रख दें, अगर मेथी के दाने डाल के रख दें और अगर उसको सुबह देखें तो वो फूल जाते हैं, है ना। तो वो एम्ब्रियो जो है फूल गया तो उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर ज़्यादा दिन तक रखेंगे उसी पानी में उन
मेथी के दानों को, तो उनसे जो है एक ग्रोथ निकल आएगी, ठीक है, जिससे जो है हम उनको फिर स्प्राउट निकल आएंगे, उससे जो है हम उनको फिर बीज सकते हैं, ठीक है। तो वो किस प्रोसेस से हुआ? ऑस्मोसिस है। अगर आपको एक्टिविटी करनी हो घर पे ऑस्मोसिस की प्रोसेस के लिए, तो वो क्या है कि आपने एक प्लेट लेनी है या बाउल लेनी है, उसमें रेजिन्स डालने हैं। रेजिन्स मतलब दाख जिसको बोलते हैं हम, वो डालने हैं, ठीक है। ड्राइड रेजिन होंगे ना, तो उनको हम वाटर में डाल के रख देंगे। आप अगले दिन देखोगे तो वो क्या हो जाएगा? स्वेल कर जाएंगे। तो क्या हुई? मतलब एंडोस्मोसिस। फिर आप क्या करो, उन स्वेल्ड रेजिन्स को निकाल के दूसरी बाउल में डालो और उसमें जो है शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन बना के डाल दो, ठीक है। बहुत सारा शुगर और बहुत सारी सॉल्ट डालनी है पानी में और उसको घोल के जो है उस बाउल में डाल देना है। तो क्या होगा, आप देखोगे अगले दिन तो ये रेजिन जो है श्रिंक कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब स्वेल की तो वाटर जो है बाहर ज़्यादा था, अंदर नहीं था, तो स्वेल कर गई। अब जब हमने शुगर का सॉल्यूशन डाला तो बाहर तो वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत कम थे, शुगर और सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे, तो जो अंदर के वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो कहाँ चले गए? बाहर, ठीक है, बाहर चले गए और वो श्रिंक कर गए, ठीक है। तो ये है ऑस्मोसिस की प्रोसेस, आप घर पे इसको कर भी सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है एंडोसाइटोसिस की, ठीक है। एंडोसाइटोसिस जो है उसका मतलब है इंजेक्शन, ठीक है। जैसे एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस है, उसी तरह से एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस होती है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस मतलब इंजेस्ट करना, कुछ भी मटेरियल को जो है खा लेना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एंडोसाइटोसिस करती है। यहाँ पे आपने देखो लिखा भी हुआ है, एंडोसाइटोसिस इज द इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय द सेल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ अ कलेक्टिव टर्म दैट डिस्क्राइब टू सिमिलर प्रोसेसेस। अब एंडोसाइटोसिस जो है टू टाइप्स की प्रोसेसेस होती हैं, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, ठीक है। सो फेगोसाइटोसिस जो है ये दिखाई हुई है आपको यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये कोई सेल है, ठीक है। अगर वो सेल जो है किसी इन्फेक्शियस एजेंट को खाने वाला है तो उसको बोलेंगे हम फेगोसाइट। क्या बोलेंगे? फेगोसाइट। तो ये इन्फेक्शियस एजेंट है। अब ये क्या करेगा? ऐसे ही क्रिएट करेगा, वॉल को अंदर की तरफ ले जाएगा इसको, और फिर जो है ये देखो अंदर आ गया ये इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। अब जब ये अंदर आ गया तो सेल्स के अंदर जो है लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो लाइसोसोम इसके साथ अटैच हो जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? अब ये फेगोसाइट के अंदर इन्फेक्शियस एजेंट चला गया तो उसको बोल रहे हैं हम इन्फेक्शियस एजेंट को फेगोसोम। क्या बोल रहे हैं? फेगोसोम, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मतलब ये एनगल्फ कर लिया, खा लिया सेल ने इस इन्फेक्शियस एजेंट को और ख़त्म कर दिया। इसका जो है सारी एनर्जी या मटेरियल वगैरह खा लेगा और ख़त्म कर देगा। सो इट यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट लिटरली मीन्स सेल ईटिंग, ठीक है, सेल जो खाना खा रहा है। इट इज़ अ कॉमन मेथड ऑफ फीडिंग अमंग द प्रोटोजोआ, अमीबा एंड लोअर मेटाजोआ स्पॉन्जिस। स्पॉन्जिस और अमीबा जो है इस तरह से फीडिंग करते हैं, ठीक है। अब आप आजकल बोल रहे हैं कि वायरस जो है आप इम्यूनिटी बढ़ाओ। इम्यूनिटी बढ़ाने का मतलब WBC काउंट को बढ़ाओ। WBC काउंट क्यों बढ़ाए? WBC जो क्या करते हैं, इन वायरसेस को या बैक्टीरिया को जो है एनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं, ठीक है। जब ये खा लेंगे तो ये ख़त्म कर देते हैं इन वायरसेस को, तो इसीलिए बोलते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स की जो काउंट है वो बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए। इसकी वजह से जो है क्या नहीं होगा, फिर हमें बीमारियां नहीं होंगी, हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तभी बोल रहे हैं, जब बोलते हैं ना कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी के बढ़ाने का मतलब है वाइट ब्लड सेल्स का काउंट बढ़ाओ, ठीक है। नेक्स्ट है पिनोसाइटोसिस और प्रोटोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब क्या हुआ? अब फेगोसाइट तो हुआ इन्फेक्शियस एजेंट खाने का काम, है ना। पिनोसाइट हुआ फ्लूइड ड्रॉपलेट्स खाने का काम, ठीक है। इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? पिनोसाइटोसिस। इट इज द बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड मैटर एंड सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड इन इट, ठीक है। फ्लूइड में मैटर और सब्सटेंसेस जो हैं डिजॉल्व होंगी,
उनको क्या करेंगे, बल्क में ट्रांसपोर्ट कर लेंगे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। और वो सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, सुगर्स हो सकते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। सुगर्स में क्या आ गया, ग्लूकोज वगैरह, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है। अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय फॉर्मिंग माइन्यूट डिटैचेबल वेसिकल्स। अब वेसिकल्स क्या हुए यहाँ पे, अब देख लो यहाँ इस प्रोसेस में आप देखो तो ये फ्लूइड ड्रॉपलेट है, ये इसके थ्रू अंदर आई, ठीक है। ये मेम्ब्रेन ने एक स्पेस क्रिएट किया और ये फ्लूइड यहाँ अंदर आ गया और ये यहाँ पे एक सेल जैसा बन गया कुछ, तो इसको बोल रहे हैं वेजिकल, ठीक है। वेजिकल क्यों बोल रहे हैं, इसके अंदर क्या है, फ्लूइड एनगल्फ्ड ड्रॉपलेट है, वो फ्लूइड है जो एनगल्फ किया है सेल ने थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इसको बना दिया वेसिकल, ठीक है। अब इसकी जो है सारी प्रोसेसिंग इसके अंदर होगी। तो पिनोसाइटोसिस क्या हुई, फ्लूइड ड्रॉपलेट्स की। फ्लूइड ड्रॉपलेट्स में क्या हो सकते हैं, मैटर और सब्सटेंसेस लाइक आयंस, सुगर्स, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं इसको। उसको फेगोसाइटोसिस को बोला सेल ईटिंग और पिनोसाइटोसिस को बोला सेल ड्रिंकिंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एक्सोसाइटोसिस की। अब जिस तरह एंडोसाइटोसिस तो था खाने का काम, अंदर लेना, ठीक है। अब एक्सोसाइटोसिस मतलब जो हमने खाना खाया उससे जो वेस्ट मटेरियल बच गया, जो इनडाइजेस्ट रह गया मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हुआ खाना, तो उसको क्या करेगा सेल, बाहर फेंक देगा, उसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। अब मान लो यहाँ पे ये वेसिकल है ना, जो आपने जो पहले पिनोसाइटोसिस के थ्रू वेसिकल बना था, उसकी सारी प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है, डाइजेशन हो गया, ये मान लो उसमें से मटेरियल बच गया, ठीक है, वेस्ट मटेरियल बच गया, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये वेसिकल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएंगे और यहाँ से जो है ओपनिंग कर देंगे अपने वेसिकल्स की, यहाँ से ओपनिंग होगी तो जो ये अंदर का वेस्ट मटेरियल होगा ये बाहर आ जाएगा, सेल सिक्रीशन रिलीज्ड, ठीक है। तो ये रिलीज कर देगा इस सेक्रीशन को, वेस्ट मटेरियल को, उसको क्या बोल रहे हैं, एक्सोसाइटोसिस। क्या बोल रहे हैं, एक्सोसाइटोसिस। तो ये थी कुछ प्रोसेसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, जो कि हेल्पफुल होती हैं बहुत। अब सेल्स तो सब में भी प्रेजेंट होते हैं ना, ये थोड़ी कि सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, बॉडीज, ह्यूमन बॉडीज में भी प्रेजेंट होते हैं। एवरी लिविंग बीइंग हैज द सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल्स प्रेजेंट होते ही होते हैं। तो ये सारी प्रोसेसिंग जो है सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है।